तो दोस्तों, चंद्रयान 3 पर एक और बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। एक तो 3,38,000 की लगभग किलोमीटर का सफर तय कर और उसके बाद 5 बार लगातार ऑर्बिट चेंज करना और धरती के पास और उसके बाद फिर 5 बार ट्यूनस के पास यानी चंद्रमा के पास। उसके बाद एक और बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। दोस्तों, खबर यह है कि चंद्रमा की सतह पर लगातार नित्यों उसका सॉवर होता रहता है, यानी कि उल्का पिंड चाहे बड़ा हो या छोटा, यानी कि मिनी माइक्रो उल्का पिंड भी होते हैं जो कि ग्रहों से टकराते हैं। और यहां पर हम बात कर रहे हैं मून की, यानी कि एक ऐसी धरती जहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। हमारा उपग्रह, हमारा नेचुरल सैटेलाइट्स मून, उसके पास किसी भी प्रकार का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, बेहद पतला है, एटमॉस्फेयर है जो भी है। और रही बात उसकी ग्रेविटी की, तो वो भी बेहद कम है। तो बात हो रही है कि जहां पर चंद्रयान पर हो सकती है पत्थरों की बारिश। देखिए कैसे संभालेंगे इसरो के वैज्ञानिक। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अगर इस बात को हर रोज आप और हमको पता नहीं चलता, लेकिन हर रोज 33 मीट्रिक टन उल्का पिंड या उल्का पिंड के छोटे छोटे टुकड़े, जिसे माइक्रो यूटराइट्स कहा जाता है, ये धरती के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं। आपको मालूम नहीं है ये बात, लेकिन हम आपको बता दें, धूमकेतु के पीछे उड़ने वाली डस्ट से जो घूम रहा है अंतरिक्ष, या किसी और तरीके से वहां से जो माइक्रोमीट्रिक्स जो डेली धरती पर गिरते हैं। और ये दिक्कत यह है कि धरती के ऊपर गिर रहे हैं, लेकिन ये हमें पता नहीं चल पाता। लेकिन कारण इसका यह भी है कि स्मॉल साइज के रहते हैं। और दूसरी चीज कि धरती के पास एक स्ट्रॉन्ग और एक मोटा एक यानी कि प्रोटेक्टिव शील्ड है। अब जब ये आते हैं तो एक तो इन्हें नीचे गिरते वक्त धरती की ग्रेविटी बहुत तेजी से खींचती है और रोकने का काम करती है। धरती की सतह के ऊपर मौजूद एटमॉस्फेयर है, उसमें गैस होती है और उसमें जो माइक्रो मीटियोराइट्स उसे चीरते हुए निकलना पड़ता है धरती की सतह। लेकिन वहां पर काफी रेजिस्टेंस दिखाई देती है। जो गैसेस हैं इसकी वजह से काफी फिशन डेवलप होता है और धीरे धीरे इसके वातावरण में ही यानी कि एटमॉस्फेयर में नीचे गिरने से पहले ये सारे मेट्रोराइट्स जो 33 हमने जो बोले थे ना 33 मैट्रिक टन आपको बताया था ना डेली गिरते हैं, ये सब के सब हवा में ही खाक हो जाते हैं। तो पृथ्वी तो एकदम सेफ है। और हम बात कर रहे हैं, हाँ, कोई बड़ा मेट्रोराइट्स अगर टकराता है पृथ्वी से तो फिर उसके बाद बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। और ऐसा अभी मेट्रोराइट्स तो नहीं मिला है धरती पर। जब डस्ट टकराने वाला होता है तो अब बात करते हैं कि चंद्रमा की। तो देखिए, चंद्रमा के पास ना ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड है और ना ही चंद्रमा के पास में उसका खुद का एटमॉस्फेयर है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की मीठी और सावर जब धरती छोड़ करके चंद्रमा पर गिरने के लिए आते हैं तो इसकी गति बेहद ज्यादा होती है। तो ये जब चंद्रमा की तरफ बढ़ते हैं तो क्योंकि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है रेजिस्टेंस देने के लिए, तो जो स्लो मेट्रोराइट्स इसमें गिरते हैं ना, अगर हम मान ले चले कि सबसे कम गति वाला मेट्रोराइट्स अगर चांद की धरती से टकराता है तो उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड रहती है। अगर देखा जाए तो इसे 45,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से गिरता है। सबसे स्लोएस्ट की बात करें तो कि चंद्रमा की सतह पर गिरते हैं, तो इसके अलावा जो सबसे फास्टेस्ट आते हैं वह 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से आते हैं, यानी कि 1,60,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। तो दोस्तों, इतनी गति से अगर कोई मेट्रोराइट्स टकरा जाए तो काफी तबाही मच सकती है। और यहाँ पे तो हम मीट्रिक्स राइट्स की बात कर रहे हैं। पर अब देखिए, आपको बता दें कि इतना पावरफुल होता है। अगर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि बड़ी उल्का पिंड पहुंचे चंद्रमा की सतह पर, पहले पहुंचा था लेकिन अब कम हो गए हैं। तो देखिए, अगर 5 किलो का भी कोई अगर मेट्रोराइट्स वो चंद्रमा में गिरने के लिए आता है आगे, तो आपको बता दें कि एक ऐसा क्रेटर बना देगा जब वो गिरेगा नीचे धरती की चंद्रमा की जो 9 मीटर्स जितना गहरा और उतना बड़ा भी, और जो बड़े बड़े गड्ढे हमको दिखाई देते हैं चंद्रमा की सतह पर, वो इन्हीं मेट्रोराइट्स रोड के गिरने की वजह से बनते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी गति से टकराएगा, उसके बाद क्या होगा जब छेद हो गया, बात ही खत्म हो जाती है।
तब तो ठीक था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई 5 किलो वजन आकर चंद्रमा की सतह पर टकराए तो ना सिर्फ एक बहुत बड़ा क्रेटर बन जाएगा, क्योंकि उसकी गति स्लो करने वाला कोई एटमॉस्फेरिक शील्ड तो मौजूद नहीं है चंद्रमा के पास। लेकिन इसके अलावा अगर और भी चीज होगी, वहां पर जब जाकर ये जो चीज है टकराएगी तो चंद्रमा की सरफेस पर एक बड़ा गड्ढा बनेगा। लेकिन वहां की जो रेत मिट्टी वो हवा में 30-30 किलोमीटर दूर तक हवा में उछल सकती है। जी हाँ दोस्तों, दिक्कत यह है कि लूनर सरफेस के पास में उसका गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी नहीं है, जिसके छोटे छोटे रेत के पार्टिकल जो हमें मौजूद रहते हैं, जिसे हम लूनर डस्ट कहते हैं, जब उससे टकराता है तो कोई चीज टकराती है वहां पर। जब वहां से जो रेत है ना, वो क्योंकि ग्रेविटी बेहद कम है और बहुत दूर तक हवा में जाती है, तो 30-30 किलोमीटर तक, यानी कि अगर कहीं वहां पर कोई हमला हो या कुछ गिर जाए या गिरा दिया जाए बम, व आसपास के पूरे इलाके में रेत हो भर जाएगी। रेत बहुत बड़ी समस्या है। अब बात आती है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए कि चंद्रयान जहां जा रहा है, वैसे वहां पर उतनी सॉबर तो होती नहीं है, लेकिन अगर हुई भी तो खतरनाक क्यों साबित होगा। डायरेक्ट डैमेज हो सकता है, ज्ञान रोवर को खतरा हो सकता है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई मीठा और सॉवर हुआ, 5 किलो छोड़िए, छोटा सा भी सॉवर हुआ, तो चंद्रयान 3 जहां उतर रहा है उसकी इधर गिधर हो गया तो वहां से लूनर डस्ट जो जरूर उठेगी। अंतरिक्ष अगर कोई टकराएगा चंद्रमा की सतह पर तो वहां से धूल तो उड़ेगी, और ये धूल 30-30 किलोमीटर दूर तक जाती है। आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति यह है कि धूल अगर चंद्रयान लैंडर से चिपक गए, अगर ये धूल जाते हैं तो हमारे प्रज्ञान रोवर को सोलर पैनल के ऊपर गिर गई, तो सोचिए फिर उसका कम्युनिकेशन पूरी तरह से बिगड़ सकता है, उसकी एनर्जी समाप्त हो जाती है और हमारा मिशन सीधे सीधे फेल हो सकता है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिक चारों तरफ से नजर रखकर बैठे हैं, किसी भी प्रकार का उल्का पिंड सॉवर न हो, मीटराइट सावर न हो। अगर होती भी है तो उसे किस तरीके से मैनेज करना है, उसके लिए उन्हें पहले से ही वो जुगाड़ लगा ली है। उन्होंने साउथ पोल ऑफ मून चुना है, जहां पर सबसे कम है। इसी प्रकार मीटराइट्स एक्टिविटी देखने को मिलती है। अब देखना यह है कि इसरो ने अपने पैनल को किस तरीके से डिजाइन किया है। बताया जा रहा है कि पहले सिर्फ 2 पैनल लैंडर के साथ अटैच थे, लेकिन इस बार लैंडर में 4 पैनल लगा दिए गए हैं। जो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार एनर्जी की प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर लूनर डस्ट का तूफान या आसपास कोई विस्फोट हुआ तो लूनर डस्ट जो हवा में फैली और रोवर जो लैंडर में हमारा उतरेगा, वो चंद्रयान तरीके से साथ में विक्रम है, उसके लैंडर की उसकी तकनीकी खराबी ना पैदा कर दे। इसके लिए सोलर पैनल को ढक देना, अपनी रेत के अपनी मिट्टी से कैसे कि वह चार्ज हो पाए। ऐसी स्थिति में अगर आती है तो मिशन पूरी तरह से फेल हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि इसरो के वैज्ञानिक ने इसे जरूर सोचा होगा। और लूनर डस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके बारे में अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स ने कहा था कि जिन्होंने अपोलो मिशन में हिस्सा लिया और चंद्रमा पर गए हुए थे, तो क्या लगता है दोस्तों सफल हो पाएंगे? अगर हाँ तो इसरो के लिए कमेंट कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों और संबंधित को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।